या हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे रॉटैप स्कीम के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में। ये मैं ट्राई करूँगा कि इसी टॉपिक इसी अ, जो वीडियो है मेरी उसमें मैं कंप्लीट कर दूँ अपना अपना टॉपिक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और ये हमारी 7th वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इसमें स्ट्रेटजी देखेंगे रॉड टैप की। और रॉड टैप में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किस किस टाइप के एक्सपोर्टर्स इस स्कीम को बेसिकली ग्रैप्स कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहते हैं एलिजिबल की। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे आगे ये देखेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं रॉड टैप में। ठीक है, और मतलब क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए वाइल वाइल मतलब अगर रॉड टैप की स्कीम के साथ जाते हैं देन। सो सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तीन तीन बेसिकली ये तीन टैक्स की बात करता है। तीन टैक्स आपकी बचाने की बात करता है। और भी हैं लेकिन ये तीन टैक्स मेजर हैं, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और लोकल टैक्सेस। फिर उसके बाद आ, ये जो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपका जो मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में। और इसमें ये नहीं है कि स्मॉल स्केल वाले एलिजिबल नहीं है, इसमें स्मॉल स्केल वाले भी एलिजिबल हैं। स्मॉल, मीडियम, लार्ज सारी टाइप के इंटरप्राइज यहाँ इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद हमारे जो मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं, जिनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है, तो वो भी एलिजिबल हैं इस स्कीम में। सेकेंड है इसमें यहाँ इसमें आपका एक्सपोर्ट का जो कितना बड़ा एक्सपोर्ट कितना बड़ा एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। इसमें आपका आपका जो रॉटैप स्कीम जो नोटिफाई करती है डीजीएफटी, उसमें आपका एच एस कोड, प्रोडक्ट एच एस कोड होना चाहिए। अगर वो एच एस कोड है तो आपको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और अगर इसमें एच एस कोड नहीं है तो उसमें ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका एच एस कोड अप्रूव्ड है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एलिजिबल एक्सपोर्टर्स इसमें सारी टाइप के एक्सपोर्टर्स एलिजिबल हैं जो वाया लैंड से अपना भेजते हैं, वाया सी से भेजते हैं, वाया एयर से भेजते हैं। ठीक है, ये इसमें प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट इसमें चाहिए होगा आपको। इसमें सर्विसेज एलिजिबल नहीं है रॉड टैप स्कीम में, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने ऑलरेडी बात कर लिया है, शिपिंग बिल, कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ईबीआरसी। ठीक है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके। और अगर आपको रॉड टैप क्लेम करना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए। शिपिंग बिल एट द टाइम ऑफ जब आप अपना शिपिंग बिल फाइल करते हैं तो वो शिपिंग बिल चाहिए। जब आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाता है तो आप पैकिंग लिस्ट और कॉमर्शियल इनवॉइस बनाते हैं, वो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ईबीआरसी आपका बायर पेमेंट करता है तो आपका ईबीआरसी जनरेट हो जाता है। तो वो एक प्रोसेस है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आपकी स्कीम आप इसके बाद ये चार डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो आप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें स्टेप्स हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया था। मिनिमम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास आइस गेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एच एस कोड से आपका एच एस कोड, प्रोडक्ट का एच एस कोड आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप आर डी कोड सिलेक्ट करेंगे, आर डी कोड उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस टाइम जो है आप ट्राई करिएगा ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज वाले पोर्ट पे अपना क्लियरेंस करवाइएगा। ईबीआरसी आप जनरेट ईबीआरसी चाहिए, ईबीआरसी जनरेशन आपको चाहिए। ईबीआरसी आप अपने बायर बायर जो आपका, जब आप पेमेंट का जो प्रोसेस होगा उसमें ईबीआरसी जब जनरेट होगी तो वो आपको चाहिए चाहिए, तो जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर जाके आपका जो है यहाँ पे इनको इनको बेसिकली एक्शन मिलता है। इनको बेसिकली मतलब इसको उनको ये उनको वहां से रिस्पांस मिलता है कि भाई हाँ,
अभी इनका एबीआर से जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हम ई स्क्राइब इनका जो है, जो डिस्काउंट कूपन हम जो बोलते हैं, वो बेसिकली हम लोग ये कस्टम वाले जनरेट करते हैं। ठीक है, हम लोग के वॉलेट में सीबीआईसी का जो लेजर होता है उसमें ये लोग जनरेट करते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि हम लोग जानते हैं कि जो एडवांस ऑथराइजेशन ऑलरेडी जो ले चुके हैं, ठीक है, और जो एडवांस ऑथराइजेशन ले चुके हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। जिनका एसईजेड स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जिनका जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको ऑलरेडी ये इसका बेनिफिट मिलता है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशन, तो अभी क्या है कि अभी हम लोग बात करेंगे कि रॉड टैप में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या क्या खामियां हैं रॉड टैप में। तो बजट कंस्ट्रेंट क्या है कि अंदर स्कीम्स ऑपरेट अंडर स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया कि रॉड टैप का एक बजट निकलता है, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डीजीएफटी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर बजट निकालते हैं, और बजट निकालने के बाद वो बजट के अकॉर्डिंग आपको आपको एलोकेशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद काफ़ी काफ़ी लोग का मानना है कि जो एमईआईएस स्कीम है, उससे हमारी जो रॉड टैप स्कीम है, उसके कंपैरिजन में जो रॉड टैप है कम, उसमें क्या कहते हैं, लोअर इंसेंटिव रेट्स हैं रॉड टैप में। और मतलब जो आपको रिबेट मिलता था पहले, वो 2 से 2.5%, 2 से 5% डायरेक्ट आपको आपके बैंक आपके पास आता था। लेकिन इसमें क्या है कि 2 से 3% है। सॉरी, इसमें 2 से 3% है। और चैलेंजेस ये है कि इसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इस स्कीम से उनको कम फायदा है एज कम्पेयर टू एमईआई स्कीम। सेक्टर गैप है, कुछ सेक्टर्स कवर किए गए हैं रॉड टैप में, सारे सेक्टर नहीं कवर किए गए हैं। धीरे धीरे नए नए सेक्टर्स ऐड किया जा रहा है, लेकिन अभी भी सारे सेक्टर्स ऐड नहीं किए गए हैं। टोटल अभी 5,000 से 6,000 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें और ज़्यादा ही है, 8,000 के आसपास प्रोडक्ट हैं जिसमें आपको रॉड टैप स्कीम मिल सकते हैं। ये आप मुझे एक बार आप अपना एचएसएन कोड बताएंगे, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग, आप कमेंट कर दीजिएगा एचएसएन कोड क्या है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एलिजिबल हैं कि रॉड टैप स्कीम में, और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, तो वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसमें इसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि लोग को, अगर मान लीजिए आपने एचएसएन कोड गलत डाल दिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका जो रॉड टैप है, आपका स्कीम का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी लिखा है एग्जीक्यूशन रिस्क क्लासिफिकेशन डेटा। तो ये डेटा क्लासीफाई कस्टम करती है, फिर इसके बाद रेट निकालती है, रेट आपके एचएसएन कोड के हिसाब से। ठीक है, रेट डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें हैं। द प्राइमरी पॉइंट ऑफ फेलियर एचएस कोड क्लासिफिकेशन ना, तो मान लीजिए आपका अगर अ, हम लोग का अगर जो एचएस कोड है वो गलत हो गया, तो फिर यहाँ पे स्कीम आपको नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी होती है आप, ठीक है, जब आपको ई स्क्राइब आपका जनरेट होता है, जब आप रॉड टैप में आपको अगर जो डिस्काउंट कूपन जैसे हम जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये डायरेक्ट, जैसे मान लो आपको ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि ये नॉट अ डायरेक्ट कैश इंसेंटिव है। ठीक है, तो इसमें आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कूपन मिलता है, ई स्क्राइब नाम है उस कूपन का। वो आपके सीबीआईसी की लेजर में जाके क्रिएट हो जाता है, और उसको आप दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक आप उसको ड्यूटी पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप उसको किसी अदर बिजनेस जो इम्पोर्टर है, मान लीजिए किसी को इम्पोर्ट कराना है, तो उसको सेल कर सकते हैं, और वो फिर आपको
आपको उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट दे देगा। 90 to 95% आपको पेमेंट वो दे देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90 to 95 to 98% आपको आपकी वैल्यू मिल जाती है आपकी स्क्रैप की, जब आप किसी इंपोर्टर को उसको सेल करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अभी यहाँ पे हम लोग एक बार ये भी देखेंगे कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ जो मान लीजिए गारमेंट एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसका अ, उसका देखिए 1 करोड़ की उसने शिपमेंट की थी, ठीक है। एफओबी वैल्यू उसकी शिपमेंट की 1 करोड़ थी, गारमेंट एक्सपोर्टर था। एफओबी वैल्यू पे गारमेंट एक्सपोर्टर के अगर एचएसएन कोड मान लीजिए उसका सिलेक्ट हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल 3% उसका रॉड टैप आ रहा था। तो पहले विदाउट रॉड टैप देखते हैं, तो उसका हाई जो बेस कॉस्ट उसका जा रहा था काफ़ी हाई था, और अनरिफंडेड फ्यूल, उसमें आपको उसको फ्यूल नहीं रिफंड हुआ, तो वो भी साथ में उसका कॉस्टिंग में ऐड होकर जा रहा था। उसका टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट जो प्राइस है वो बढ़ रही थी। इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें जा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी का लोकल लोकल टैक्सेस वो भी जा रहा था। तो इसकी वजह से वो लेस कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट था, और उनका मार्जिन भी बेसिकली सरप्राइज हो रहा था। अब रॉटटेप स्कीम लेने के बाद जब उनको 3 लाख का बेनिफिट मिल गया, क्योंकि भाई 3% अगर 1 करोड़ का निकालेंगे तो 3 लाख होता है। तो इसमें क्या हुआ कि वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बने पहले तो, ठीक है, मार्जिन में उनका बढ़िया हुआ, अच्छा हो गया, और वो ठीक है। फिर उसके उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि जो है ये जो पेमेंट है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या तो जो ड्यूटी है जो आपको उनको ड्रॉबैक मिला है, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई पेमेंट की, ठीक है। अभी यहाँ पे ये स्कीम का जो ई स्क्राइब का एडवांटेज क्या है कि एक तो ई स्क्राइब देने से आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनता है, ठीक है, और ऑर्डर वॉल्यूम और बड़ा हायर ऑर्डर वॉल्यूम मिलता है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट सस्ता रहेगा, किसी प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता रहेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग को ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद हमारा इम्प्रूव्ड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे हम लोग का जो बेस कॉस्ट जब कम होती है तो हम लोग की जो है प्रॉफिट बढ़ता है, तो जितना ज़्यादा बेस कॉस्ट कम होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसकी वजह तो ऑल ओवर हम लोग का प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनता है। इसमें ये वाली स्लाइड में ये बताया गया है कि रॉड टेप को एज अ वेपन यूज़ किया गया है। जो हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं उसको ये स्कीम को बेनिफिट बताते हैं, ठीक है, और इससे उनके ये बेनिफिट उठाने के बाद ये एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो रॉ टैप जैसे फाइनेंस में, ठीक है, ये 3% का आपको उनको रिबेट दिलवाता है, सॉरी। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट में मार्जिन बढ़ाता है, ठीक है। सेल्स सेल्स बूस्ट करता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है, क्योंकि ग्लोबल में हम लोग का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव रहता है, तो बायर भी सोचता है कि भाई इनके साथ ही जुड़े रहेंगे। और प्रॉफिट मार्जिन उनका बचा रहता है, ठीक है, ई स्क्राइब की वजह से उनका जो प्रॉफिट है वो एक तरीके से बढ़ जाता है। तो अभी हाँ, ये चार चार पॉइंट है हम लोग को देखना पड़ेगा जब भी हम लोग रॉड टैप अप्लाई करते हैं और ये जो है रॉड टैप के बारे में सोचते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जो है, आपका प्रोडक्ट आपका जो एच एस कोड का आपका प्रोडक्ट का जो एच एस कोड है वो प्रॉपरली आपको वेल ऑडिटेड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एच एस कोड गलत है और आपने गलत एच एस कोड लेके आपने अप्लाई कर दिया, तो में भी हो सकता है कि वो एच एस कोड रॉड टैप स्कीम में अवेलेबल ना हो। जब में भी हो सकता है कि आपका आ, आपने अप्लाई तो किया एच एस कोड, लेकिन गलत गलत एच एस कोड अप्लाई करने की वजह से आपको जो स्कीम है
जब वहाँ पे चेक हुआ तो पता चला आपका प्रोडक्ट सेम नहीं है एच कोड तो एच एस कोड, तो वो फिर दिक्कत करता है। ठीक है, बेसिक दिक्कत यही करता है कि आपका प्रोडक्ट है वो एलिजिबल नहीं है, वो बेसिकली आपका एच एस कोड एलिजिबल नहीं है स्कीम में, जो एच एस कोड मेंशन है डॉट टैब स्कीम में उसके उसके सेम सेम वैसे उसमें नहीं है। ठीक है, सेम सेम एच एस कोड उसमें भी होना चाहिए स्कीम में। आपकी जी आइस गेट पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पैन और आईसी का। आरडी जरूर सिलेक्ट करिएगा एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। ठीक है, और लिक्विडिटी मॉडल आप अपना लिक्विडिटी मॉडल भी ट्राई कर सकते हैं कि आप क्या इसको ई स्क्राइब को आगे जो इम्पोर्टर्स है उसको सेल करेंगे, या फिर जो हमारे हमारे पास आ, जो हमारे पास ऑलरेडी ड्यूटी है उसको पे करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अभी ये वाले मैंने हम लोग ने ख़त्म कर दिया रॉड टैप, और इसके बाद हम लोग फिर अभी यहाँ पे ये रॉड टैप फिनिश हो जाता है। आपको अगर कोई भी चैलेंजेस हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।